क्रिकेट की दुनिया में जब भी स्पिन की बात होती है, एक नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है, पूनम यादव। एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और हौसले से न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान दी, बल्कि दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया। पूनम यादव ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। जब मैदान पर गेंद हाथ में लेकर वो दौड़ती हैं, तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रणनीति जन्म लेती है। ये कहानी है स्पिन जादूगर पूनम यादव की। छोटे कद में छुपा बड़ा टैलेंट और हर गेंद में बसी एक नई चाल। उन्होंने ना सिर्फ विकेट लिए बल्कि करोड़ों दिल भी जीत लिए। संघर्ष से सफलता तक का उनका सफर हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। आज के इस खास पॉडकास्ट में जानेंगे उनके जीवन के अनसुने पहलू, मैदान के पीछे की कहानी और वो सोच जो उन्हें बनाती है एक असली गेम चेंजर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये है एक इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे पता चला आगरा में शिफ्ट होने के बाद कि लड़कियों का क्रिकेट होता है, पर मुझे पता ही नहीं था। और ग्राउंड पे खेलती थी लड़कों के साथ, वो भी नहीं खेलने देते थे। एक लड़के का विकेट लेती थी, बगल वाला मेरा पड़ोसी था, उसने भी कंप्लेन कर दी मम्मी को कि आंटी ये इसको मत भेजा करो, एक ही लड़की आती है और सारे लड़के आते हैं। अच्छा। तो वो भी बंद हो गया। फिर मैंने ग्राउंड जाना शुरू करा, वहाँ पे एकलव्य स्टेडियम। तो वहाँ मुझे पता चला कि हेमलता काला है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रीति डिम्पी। ये दो जो बड़े नाम थे, इनको देख के बहुत कुछ सीखा मैंने उस टाइम पे। प्रीति डिम्पी ने मुझे बोला कि पूनम हम ना 2 जॉगर हमें कैरी करने पड़ते हैं, 2 स्पाइक्स कैरी करने पड़ते हैं। मैंने कहा दीदी आप 1 के लाले पड़ रहे हैं, आप बोल रहे 2 जॉगर 2 स्पाइक्स। मैंने कहा मैं नहीं। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे को क्रिकेट छोड़ना था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बोला कि पूनम ऐसा रहता है कि आप मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट इनिशियली नहीं मिलेगा। हो सकता है आप एक कदम जाओ, फिर सोचोगे नहीं छोड़ना है मुझे, हो सकता है उसके आगे मंजिल हो। लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं पूनम छोड़ना मत, आप हार्ड वर्क करते हो। कि मदर तो सारी चीज़ें पहचान जाती, चाहे आप कुछ उनको बोलो भी चाहे मत बोलो। तो दोनों का सपोर्ट क्रिकेट के लिए नहीं था, लेकिन वैसे मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। बॉलर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बैटर अगर एक मैच भी करता है परफॉर्म तो सालों साल टीम में रहता है, लेकिन बॉलर अगर 1-2 मैच में नहीं चलता है तो वो बाहर ही हो जाता है। लोगों का कहना था कि नहीं आपकी लड़की कोई किसी टाइम पे भी जाती है, कभी भी आती है, इतनी कोहरे में प्रैक्टिस होती है क्या, और इतनी सुबह सुबह क्या प्रैक्टिस होती है। बस वो उस टाइम पे जो मम्मी का भरोसा था, ये कह लीजिए कि वो उसने मुझे ताकत दी। मुझे सबसे हार्ड हिटर है न्यूजीलैंड की, उन्होंने यही बोला था कि इंडियन टीम में अगर बैटर की बात करोगे तो मिताली राज, और बॉलिंग में डिफिकल्ट कौन लगता है, पूनम यादव। हेलो दोस्तों, मैं हूं फहीम खान और आप देख रहे हैं हाफ वर्ल्ड पॉडकास्ट में आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर पूनम यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। आपके फैमिली आपका जो विरोध करती थी कि आप नहीं खेलना है, तब उस टाइम पे उम्र क्या थी आपकी? मैं रही होंगी 14 साल की। तो उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि फादर खड़े थे, मदर खड़े थे, मेरा बड़ा वाला भाई खड़ा था और मेरे से पूछ रहे थे, जैसे कटघरे में खड़े नहीं हो जाते कि नहीं आप क्या करोगे। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे खेलना है, आप मुझे बस मौका दे दीजिए। मैंने कहा लेकिन आप मुझसे बोलो कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं, मैंने कहा वो नहीं हो सकता मुझसे, मैं बस पासिंग मार्क्स ले आऊंगी। तो मैं बस स्कूल में उतने ही नंबर लाती थी जो 30 नंबर का होता था, 33 साढ़े 12 तो 13 नंबर पास होता था। तो मुझे बस उतने ही नंबर चाहिए होते, लेकिन मेरा सारा फोकस क्रिकेट पे रहता था। फिर मुझे पता चला आगरा में शिफ्ट होने के बाद कि लड़कियों का क्रिकेट होता है, पर मुझे पता ही नहीं था। और ग्राउंड पे खेलती थी लड़कों के साथ, वो भी नहीं खेलने देते थे। एक लड़के का विकेट लेती थी, तो बगल वाला मेरा पड़ोसी था, उसने भी कंप्लेन कर दी मम्मी को कि आंटी ये इसको मत भेजा करो, एक ही लड़की आती है और सारे लड़के आते हैं। अच्छा। तो वो भी बंद हो गया। फिर मैंने ग्राउंड जाना शुरू करा, वहाँ पे एकलव्य स्टेडियम। तो वहाँ मुझे पता चला कि हेमलता काला है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रीति डिम्पी। तो ये 2 जो बड़े नाम थे, इनको देख के बहुत कुछ सीखा मैंने उस टाइम पे, क्योंकि कभी कभी स्टेडियम में भी आते थे प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने बहुत बॉलिंग की है हेमलता मैम को, और प्रीति डिमरी हैं वो भी कभी कभी आते थे। एक बार का वाक्य ऐसा रहा कि मेरे साथ प्रीति डिमरी ने मुझे बोला कि पूनम
हम ना 2 जॉगर हमें कैरी करने पड़ते हैं, 2 स्पाइक्स कैरी करने पड़ते हैं। मैंने कहा दीदी यहाँ तो 1 के लाले बढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हो 2 जॉगर 2 स्पाइक्स। मैंने कहा मैं नहीं कैरी कर सकती क्योंकि पैर छोटा रहता था, हाँ हाँ, तो वो साइज भी नहीं मिलता था। नहीं मिलता होगा, सही तो बात है। ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे को क्रिकेट छोड़ना था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बोला कि पूनम, ऐसा रहता है कि आप मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट इनिशियली नहीं मिलेगा, हो सकता है आप एक कदम जाओ फिर सोचोगे नहीं छोड़ना है मुझे, हो सकता है उसके आगे ही मंजिल हो। लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं पूनम, छोड़ना मत, आप हार्ड वर्क करते रहो। छोड़ना क्यों चाह रही थी? परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था और छोटी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, बस इतना ही टाइम है, मुझे इतने में ही करना है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है उस टाइम में पेशेंस बहुत ज्यादा था, छोटी भी थी, लेकिन वो जो पापा ने मुझे बोला, मदर की जो चीजें थी, क्योंकि मदर तो सारी चीजें पहचान जाती, चाहे आप कुछ उनको बोलो भी चाहे मत बोलो। तो दोनों का सपोर्ट क्रिकेट के लिए नहीं था, लेकिन वैसे मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे पैसों के मामलों में भी, मतलब इतना ज्यादा पैसे नहीं थे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्योंकि लड़कियां हैं तो हम पैसे वैसे ही बचाना जानते हैं कि भाई बचाने कैसे पैसे। अगर 1,000 रुपए भी देते थे तो मैं उसमें से ही 500 रुपए बचा के लाती थी, क्योंकि मुझे लगता था नहीं, पापा की मेहनत की कमाई है सारी चीजें। तो आप बार बार वो जिक्र कर रही हैं छोटी थी, लेकिन आप खेलती तो बास्केटबॉल थी ना? हाइट के अकॉर्डिंग लोगों ने बोला कि हाइट छोटी है नहीं खेल सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, अगर आप बास्केटबॉल में भी देखेंगे तो छोटी हाइट के भी प्लेयर खेलते हैं, बड़ी हाइट के भी खेलते हैं, एजाइल ज्यादा होते हैं छोटे, बड़े लोग झुक नहीं सकते। तो एक जो क्वालिटी है वो छोटे प्लेयर को ज्यादा मिलती है, और एक जो कह लीजिए क्वालिटी कम भी हो सकती है, लेकिन जो बड़ा बड़ा प्लेयर जैसे झूलन गोस्वामी है, उनको झुकने में बहुत दिक्कत होती है, हाँ, हमें ज्यादा ऊपर के कैचेस पकड़ने में दिक्कत होती है। तो सबको एक एक क्वालिटी देता ही है भगवान, और सारी चीजें दे नहीं सकता, नहीं तो भगवान बन जाएंगे फिर वो तो। अप्रैल 2013 जो फर्स्ट कॉल आपके लिए आया था रेलवे में, शायद मैं भी उसका गवाह हूँ, वो कैसा क्षण था जो आपको, जब आपका सिलेक्शन हुआ था? इंडियन टीम में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मतलब मैंने इतना होप्स नहीं करे थे, लेकिन परफॉर्म करती थी बस। मेरे को अपने ऊपर इतना था कि मुझे परफॉर्म करना है, उसके बाद मैं भगवान पे छोड़ देती थी कि नहीं भाई, अब मेरे को मेहनत करनी है, मैंने विकेट लिए हैं तो मुझे 100% कुछ ना तो कुछ मिलेगा। तो कभी कभी नहीं भी मिला, लेकिन यूपीटी में सिलेक्शन हुआ था तो उसमें भी मेरा स्टैंड बाई में हुआ था। उस टाइम पे भी मैं बहुत रोई कि अरे मेरा स्टैंड बाई में क्यों हुआ, मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है। तो रीता मैडम थे, उन्होंने मुझे बोला कि पूनम, अभी आप छोटे हो तो अभी हम आपको इनिशियली सीनियर टीम में नहीं डालेंगे, आप थोड़ा टाइम लो। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी अच्छी बॉल डाल रही हूँ, मुझे क्यों नहीं लिया। फिर मेरे को फिर समझ में आया कि शायद वो डिसीजन उनका अच्छा भी था, और कह सकते हैं कि नहीं, आज के टाइम में बच्चा परफॉर्म करता है तो तुरंत उसको WPL मिल जाता है, इंडिया टीम मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि एज कुछ मैटर नहीं करती, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उसी टाइम पे अगर मिल जाएगा तो और आप अच्छा लेवल खेल सकते हो। हमारे टाइम पे WPL नहीं था, चीजें नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो जर्नी हमने देखी है, वो जो बच्चे आगे आने वाले हैं वो अगर हमारी जर्नी सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, हमने ये दिक्कतें फेस करी नहीं अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि बस वो उन दिक्कतों को भी मतलब मजा था, मतलब कि आप सोच लीजिए, हम ट्रेन में ट्रेवल करते थे तो बोगी के साइड में बैठ के न्यूज़पेपर पे बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं, जनरल डब्बे में ट्रेवल कर रहे हैं। और आज के टाइम में तो अलग ही है। खैर, अर्जुन अवार्ड का पास है मेरे पास, मैं AC में डब्बे में ट्रेवल कर रही हूँ। तो भगवान की देना सारी चीजें, बस मेरा काम था मेहनत करना, वो मैंने अभी तक। पहला मैच कौन सा था और वो कैसा रहा आपका पहला मैच? मैंने बांग्लादेश के अगेंस्ट डेब्यू करा था, इंडिया में ही था। वो मोमेंट, क्योंकि क्या होता है जब आपको जर्सी, वो मोमेंट भी हमारा ऐसा था कि हम लोग को इंडिया जर्सी नहीं मिली थी, वो अलग जर्सी थी, क्योंकि उस टाइम पे 6 से 7 लड़कियों ने डेब्यू करा था इंडिया टीम के लिए। तो उसमें स्मृति मंदाना थी, मैं थी, सुषमा वर्मा थी, स्वागतिका रथ थी, स्नेहा दीप्ति थी, बहुत सारी लड़कियां थी। हम 7 से 8 लड़कियां थी जिन्होंने डेब्यू करा था। लेकिन अभी तक जो टीम में बनी हुई है, वो उस टाइम पे वो मैं, स्मृति, हम एक साथ हमने शुरू करा था, और अभी तक स्मृति है टीम में। और अभी मैं 2022 के बाद मैं टीम से ड्रॉप हो गई हूँ। लेकिन वो उस टाइम में हमें इंडियन जर्सी नहीं मिली थी प्रॉपर, एक इधर से स्ट्रैप थी, बस इंडिया का एक लोगो लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कई गर्ल्स नहीं, इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद उस टाइम पे किट ही नहीं थी, इंडियन किट। तो हमने उसी प्रैक्टिस टी-शर्ट में ही हमने इंडिया का मैच खेला था। तो डेब्यू कैप भी नहीं मिलती थी हमें उस टाइम पे कि हमारे पास एक निशानी हो, बस एक कैप मिली, तो वो भी हमें किसी ने दे दी, डेब्यू कैप, जैसे आजकल फोटो वो भी नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि हैरी दी भी यही बोलते थे कि यार पूनम, हमें तो कभी नहीं मिली डेब्यू कैप। मैंने कहा दीदी हमें भी नहीं मिली। मैंने कहा आप ही थे कप्तान, हमें तो नहीं मिली डेब्यू कैप। तब आप, जब आप खेल रही तब हेमलता काला कप्तान थी? नहीं, हरमनप्रीत। अच्छा, हरमनप्रीत, ओके, ठीक है। उनका शॉर्ट नेम है हैरी बोलते हैं हम लोग। तो पहला मैच मैंने खेला था, लेकिन उससे पहले मैं 2 मैच में मैं 12th मैन थी।
तो मेरे को ये था कि मुझे मौका मिलेगा तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को ऐसा रहता था कि नहीं यार मैं अगले दिन बाहर हो जाऊंगी अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगी। तो जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हेमलता मैम है तो वो हमेशा मेरे को ये बोलते थे कि रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी निकालना, ये नहीं सोचना कि मैंने आज अच्छा कर दिया तो कल अच्छा नहीं करूंगी तो भी टीम में रहूंगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे रोज अच्छा करना। एक दिन के परफॉर्मेंस पे आप ज्यादा नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एज अ बॉलर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बैटर अगर एक मैच भी करता है परफॉर्म तो वो सालों साल टीम में रहता है, लेकिन बॉलर अगर एक दो मैच में नहीं चलता है तो वो बाहर ही हो जाता है टीम से, टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो पहला मैच, पहली 4 विकेट लिए थे मैं। हाथ में बॉल आना हाँ। और 4 विकेट लेना, वो कैसा रहा? कुछ नहीं, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ तक की जो जर्नी, मेरा जो फेज है इंडिया टीम के लिए, मुझे मौका मिला है परफॉर्म करने के लिए। 12th मैन थी तो वो भी चीजें थी दिमाग में कि नहीं मुझे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है। एक प्रेशर भी था और एक खुशी भी थी कि नहीं भाई इंडिया टीम के लिए परफॉर्म कर रही हूँ। तो उसमें मैंने 4 विकेट लिए, फिर मैंने उस बॉल पे सिग्नेचर भी कराया सबका। तो वो जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी एक जो क्वालिटी होती है वो आप हमेशा याद रखते हो। तो आज के टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ लेग स्पिनर कंसिस्टेंसी किसी भी बॉलर में बहुत कम होती है। तो आज के टाइम में भी अगर आप किसी बॉलर को देखेंगे एज अ लेग स्पिनर, कोई इतना अच्छा नहीं होगा कि एक ही टप्पे पे एक ही जगह पे ज्यादातर बॉलें डाले। मुझे लगता है वो मेरा मतलब मोमेंट बहुत अच्छा था। मैं अकेली एक लड़की थी लेग स्पिनर यूपी टीम में जब मैंने ट्रायल दिया था, और आज के टाइम में आगरा में ही 9 से 10 लड़कियां जो लेग स्पिन करती हैं। जब लेग स्पिन की आप बात कर रही हैं तो ये बड़ा टफ होता है लेग स्पिनर बनना और इसमें विधा पाना। अच्छा, आपने लेग स्पिनर ही क्यों चुना? क्योंकि ये बड़ा बड़ा मुश्किल मैंने मुश्किल नहीं है। चुना था, ये अफगानी सर थे, एमके अफगानी। अफगानी साहब जी। तो एकलव्य स्टेडियम में थे वो, तो मैं मीडियम पेस बॉलिंग करती थी। तो हेमलता काला मैम और अफगानी सर ने बोला ये छोटी है, मीडियम पेस अच्छा करती है, लेकिन हाइट नहीं है तो बाउंस नहीं होता बॉल इतना। तो फिर मेरे को बोला पूनम आप कर लोगे लेग स्पिन? तो बोला बहुत डिफिकल्ट होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चांस लेंगे। बोला नहीं हो सकता आप सालों साल लग जाए, आप नहीं सीख पाओ, हो सकता है आप सीख ही नहीं पाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चांस लूंगी। मैंने कहा क्योंकि मुझे पता था मेहनत मेरे हाथ में है, वो मुझे करनी है, वो मैं किसी भी हालत में करती। और वो मैंने करा, और उसका रिजल्ट जैसे मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या देखा होगा कि नहीं इसको लेग स्पिन ही करानी है। मैंने करा, और उस टाइम में मैं बहुत फ्लाइट करती थी, मेरे को इतना कंट्रोल नहीं था, तो हेमा मैम को डालती थी बॉल, तो वो सामने ही मारते थे छक्के। तब उस टाइम पे मेरे को लगता था यार इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन जब मैंने वही बॉल जब अंडर 19 में बॉलिंग की, सीनियर्स में बॉलिंग की, तो उस बॉलिंग का मुझे फायदा भी हुआ कि जब आप इंडिया प्लेयर को बॉलिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो क्या लगता है कि आपको देख करके ही आज आगरा में बहुत सारी बच्चियां, लड़कियां लेग स्पिनर बन गई हैं? मुझे देख के तो मैं कह सकती हूँ जैसे बहुत सारी लड़कियों ने सोचा होगा कि लेग स्पिन चालू करनी चाहिए। जैसे हेमा मैम थे, तो मैंने बैटिंग किसी से सीखी नहीं इतनी, लेकिन मैं उनका स्टेप आउट देखती थी कि नहीं कैसे खेलते हैं। मुझे लगता है इंसान बताने के बाद इतना नहीं सीखता, लेकिन देख के बहुत ज्यादा सीखता है। तो मैंने गुगली भी जब सीखी थी तब मेरे को इतना किसी ने गुगली बताई नहीं थी। मैंने एक लड़का था, उसने बस एक गुगली डाली, मैंने उसको देखा, मैंने कैसे डाल रहा है देखती हूँ। फिर मैंने उसको दो हफ्ते प्रैक्टिस करा। फिर तीसरे हफ्ते मैंने उसी लड़के के सामने वो बॉल डाली, कह रहा दीदी आप तो बहुत मेरे से भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो गुगली। मैंने कहा देर से ही सीखी है, तुझे पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लर्निंग्स आप किसी को देख के ज्यादा जल्दी सीखते हो। बाकायदा मैं किसी को बताऊं कि नहीं तू ऐसे कर वैसे कर, देख के बहुत जल्दी सीखते हैं लोग। एक सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था। 2013 में जब आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, कुछ लोग विरोध करते थे कि भाई कहाँ भेज रहे हो लड़की को मम्मी पापा से, और 2013 में जब सिलेक्शन हुआ तो वो उन लोगों के जो सुविचार कह लीजिए या कमेंट कह लीजिए, वो कैसे तब्दील हुए फिर? देखिए वही है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो उस टाइम पे पहले मेरे को सब लोग बोलते साइकिल से जाती थी, कोई टाइमिंग नहीं था, मतलब कोहरे में भी जा रही हूँ, धूप में भी, मतलब धूप में भी 2-2:30 बजे भी प्रैक्टिस करने जाती थी। और कह लीजिए आप कभी मेरे कपड़े इतने गंदे रहते थे, टाइमिंग नहीं था कुछ भी, 6-7 बजे घर में घुसती थी। मुझे पता है 4 बजे जाती थी सुबह आप। तो लोगों का कहना था कि नहीं आपकी लड़की कोई किसी टाइम पे भी जाती है, कभी भी आती है, इतनी कोहरे में प्रैक्टिस होती है क्या, और इतनी सुबह सुबह क्या प्रैक्टिस होती है। बस वो उस टाइम पे जो मम्मी का भरोसा था, ये कह लीजिए कि वो उसने ही मुझे ताकत दी कि नहीं मेरे पेरेंट्स पे भरोसा दिखाते हैं। तो उन लोगों का मुंह मैं ऐसे नहीं कह सकती, क्योंकि उनके तानों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। शायद वो लोग मुझे ताने नहीं मारते तो मैं यहाँ पे नहीं होती। तो कुछ चीजें हमारे बेटर के लिए भी होती है। अगर मम्मी पापा के जो शुभचिंतक थे
उनकी बात मान ली होती तो शादी हो गई होती है। बिल्कुल हो गई होती। मैं तो इंडिया टीम में भी खेली थी, उसके बाद भी मेरे फादर ने बोल दिया था कि बेटा अब तो इंडिया खेल लिया है, हमने ऐसे ऐसे देख लिया। मैंने कहा पापा इतने करोड़ों लड़कियों में मेरे को मौका मिला है, मैं मेरा फर्स्ट साल है, थोड़े टाइम रुक जाओ। फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं आप उसको डिस्टर्ब मत करो, खेलने दो उसको जब तक खेले। पहला बॉल डालना और अच्छा, सबसे टफ क्या लगता है, किस खिलाड़ी को आउट करना लगता है? एज ए पूनम यादव देखेगी तो सबसे स्ट्रांग प्लेयर आपके सामने, जिसको लगता है कि हाँ इसको आउट करना, जैसे लोग पहले सचिन तेंदुलकर के बारे में रणनीति बनाते थे पहले कि यार सचिन को कैसे आउट करना है हमें, तो आप किसके बारे में ऐसा सोचती थी? टफ तो देखिए कोई भी प्लेयर नहीं था, क्योंकि जो प्लेयर ज्यादा मारते थे उस टाइम पे मुझे बॉलिंग मिलती थी। आगे बढ़ना। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता सब लोग जैसी मार पड़ रही होती थी तो मुझे पता होता था मेरी बारी आने वाली, मैं पहले हाथ घुमाने लगती थी। तो कह लीजिए आप जो ज्यादा रोक के खेलता था उसका विकेट लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसकी टेक्निक्स ज्यादा अच्छी होती है। जो ज्यादा मार के खेलता है उसका विकेट लेना इजी होता है, लेकिन सबको ये लगता था नहीं ज्यादा मार रहा है तो पूनम इसका विकेट ले सकती है। तो अच्छा भी लगता था, जैसे डिवाइन है, सूफी डिवाइन जो सबसे हार्ड हिटर है न्यूजीलैंड की, उन्होंने यही बोला था कि इंडियन टीम में अगर बैटर की बात करोगे तो मिताली राज, और बॉलिंग में डिफिकल्ट कौन लगता है पूनम यादव, क्योंकि मैं उनको फ्लाइट में ना आगे जाने देती थी ना पीछे खेलने देती थी। तो वो मुझे एक जो बैटल रहता था हम दोनों के बीच वो अच्छा लगता था। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया की मुरली धरन मुथैया हैं आप, ये कह सकते हैं ना? नहीं, ये तो कहने वालों के ऊपर है कौन क्या कहता है, लेकिन मेरे को मैंने हमेशा अलग उसमें देखा कि नहीं भाई, जब भी मौका मिले आप अपने आप को प्रूव करो, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। आप जब मौका मिले आप अपने आप प्रूव। सबसे ज्यादा विकेट आपको स्टंप आउट ही क्यों होता है आपके बॉल पे जाके? लेग स्पिनर को ज्यादातर अगर आपको कोई स्टेप आउट करके खेल रहा है तो आपके लिए वो आप ये कह लीजिए एक गुड पॉइंट होता है, क्योंकि कोई भी स्पिनर को अगर स्टेप आउट करके नहीं खेलेगा तो आपकी बॉलिंग में वो खिंचाव नहीं है, खिंची हुई लेंथ नहीं है। तो आप वो जो क्वालिटी बोलते हैं ना, एक लेग स्पिनर की क्वालिटी तभी मानी जाएगी जब आपको कोई स्टेप आउट करके खेलेगा। आप समझ लीजिए 50% आप तभी आउट कर देते हैं जब कोई बैटर स्टेप आउट करता है। आपको कभी लगा कि यार ये इसको मैं आउट नहीं कर पाई, इसको आउट करना था? कोई ऐसा रहा कि आपने किसी को ना आउट कर पाया हो और उसका मलाल रहा हो कि ये मेरा निशाना नहीं बन पाया? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के भी बहुत अच्छे बैटर रहे हैं, मैंने उनका विकेट लिया है। बस एक बार ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट T20 था वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में खेला था हमने, उसमें भी मेरा अकस्मात कॉल आ गया मेरे को, मैं टीम में भी नहीं थी, एक लड़की इंजर्ड हो गई तो मुझे कॉल आ गया था। तब मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहली लड़की थी जिसने मुझे पूरे टूर्नामेंट में एक ही लड़की ने छक्का मारा था। अच्छा। वो थी डॉटिन। लेकिन उसके बाद मैंने फिर आज तक उससे छक्का नहीं खाया। अच्छा। फिर मैंने उसका विकेट लिया, क्योंकि समझ में आ गया कि वो कैसी बैटर है। जब आप और मेरी सबसे ज्यादा आदत थी सबके वीडियोस देखना कि कौन कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, तो टेक्टिकल जो बोलते हैं आपके पास, आपको अगर कुछ मिल रहा है तो आप उसे बहुत कुछ सीखते हैं। पूनम, आप एक छोटे से गांव मैनपुरी से बिलोंग करती हैं, क्या आज भी खेत और मेड़ के बारे में जानती हैं या भूल गई सारी चीजें? जानती तो हूँ, घूमी भी हूँ बहुत, मेड़ पे घूमी हूँ, वो जो कुंडी होती है उसमें नहाई भी हूँ। तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम। तो मेरे पापा, मेरे जो दादाजी हैं वो किसान रहे हैं, और मेरे पापा भी अभी भी आज के टाइम में भी उनकी इतनी एज है तो भी वो सुबह 4 बजे उठते हैं। तो अगर मैं भी अगर 9 बजे उठना चाहूँ तो मैं कभी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि अगर वो 4 बजे उठते हैं तो मुझे 5-6 बजे उठना ही पड़ता है। वो हैबिट कहीं ना कहीं अच्छी भी है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मतलब पापा के कुछ सिद्धांत हैं, आर्मी मैन लोग रहते ही हैं। तो गांव में मतलब आप ये समझ लीजिए हमारे लाइट भी नहीं थी जब मैं गांव में रहती थी। फिर जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया उसके बाद मैं गाँव नहीं जा पाई। अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिस इतनी रहती थी। आज के अभी भी मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं गाँव जाऊँ, अभी गई हूँ 1-2 बार और, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ती तब जाती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा गांव में मेरे एज के नहीं है लोग, तो फिर इतना बात नहीं हो पाती। 2017 के बाद जब आप गांव गई थी, हाँ। वो कितना भव्य स्वागत हुआ था, वो कैसा लगा कि अपने अपनी जमीन पे आकर के अपनापन? देखिए आगरा में भी हुआ था रोड शो, लेकिन मैंने ही बोला था पापा मुझे गांव जाना है, क्योंकि जितनी खुशी आगरा वालों को हुई थी उतनी खुशी, उससे ज्यादा शायद खुशी मेरे गांव में जितने लोग थे उन लोगों को खुशी हुई थी। तो उस टाइम पे पता चला कि इतनी भीड़ थी, लोगों के फोन चोरी हो गए, लोगों का सामान चोरी हो गया बहुत सारा। तो मैंने बोला था कि मुझे अपने गांव जाना है बस, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं सब लोग चाहते हैं कि तुम जाओ और सब लोगों से मिलो। तो मैंने पापा से बोला था मुझे गांव जाना है, भले ही मैं गांव में रात में निकल जाऊंगी, लेकिन अब मुझे बस गांव लेके जाओ। ठीक है, पापा के बोलने पे मैंने फिर सारा वो हुआ, मैं वहां पे बैठ भी नहीं पाई। तो बहुत छोटा गांव है, आप देखेंगे तो शायद 7-8 घर होंगे उसमें, बस इतना छोटा सा गांव है। अच्छा। पूनम यादव, 2017 में फाइनल खेला आप लोगों ने
हालांकि हार गए 9 रन से। तो वो टीस क्या आज भी सताती है या नहीं, भूल गई उसे? नहीं, वो हार तो देखिए हमेशा याद रहती है, जीत इतनी याद नहीं रहती लोगों को, क्योंकि हार बहुत कुछ सिखा के जाती है। जीत इतना ज्यादा नहीं सिखाती जितना हार आपको सिखा देती है। हम्म, तो आपने हरमन के इंटरव्यू में भी सुना होगा कि उन्होंने हमेशा यही बोला कि हार हार के मैं थक गई हूँ, अब नहीं हारना। उनका ये 5वां वर्ल्ड कप था, जी बतौर कप्तान पहला था। जी। तो वो भी उनको भी डर होगा कहीं ना तो कहीं कि मैं पहली बार कप्तानी कर रही हूँ। और जब हमने खेला था 2017 का वर्ल्ड कप, मैंने आपको बोला मैंने वो पहला मैच खेला था। जब मुझे मौका मिला, मैं ताजा मुझे पहला मैच में चांस दिया, तो मुझे ऐसा था कि नहीं भाई, मुझे किसी भी हालत में मुझे सारे मैचेस खेलने हैं, परफॉर्म अच्छा खेलना है। और वो कैसे होगा, डे बाय डे हर हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करूंगी। मेरे 2 विकेट मैच में होते ही होते थे। और हम्म। श्रीलंका के अगेंस्ट मैंने अच्छी बॉलिंग की थी, तब हमारे मैं उसमें भी वर्ल्ड 11 में टीम में भी थी उसमें। वो कहाँ कमी रह गई थी, जो कहाँ चूक गए थे आप लोग जो हार गए थे उसे? प्रेशर बोल सकते हैं आप, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो हमारा 2025 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें टॉस जीत के उन लोगों ने पहले गेंदबाजी करने का वो लिया था, सजेशन लिया था। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाद में चेस करते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है रन बनाने का। अगर आप पहले बैटिंग कर लेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बैटिंग बाद में आई थी, फिर हमारे ऊपर प्रेशर था। और उस टाइम पे आप समझ लीजिए दीप्ति शर्मा, उसका पहला वर्ल्ड कप था और ये तीसरा वर्ल्ड कप था। तो समझ इंसान को हाँ। बहुत कुछ सिखा देती है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपका पहला था और दीप्ति का तीसरा वर्ल्ड कप? ये वाला तीसरा था ओके। दीप्ति का। 2017 का दोनों का पहला था, 2022 का भी उसने भी खेला, मैंने भी खेला, लेकिन ये 2025 का उसका तीसरा वर्ल्ड कप था। तो एक्सपीरियंस आपको बहुत मैटर करता है, आपकी टीम में कितना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अच्छा चलिए ठीक है, दीप्ति की बात होती है तो क्या मैदान पे जब दोनों खेलती तो आगरा की बेटियों में क्या ट्यूनिंग होती है? समझते हैं एक दूसरे को, हाँ। क्योंकि 2017 के वर्ल्ड कप में हम दोनों ही थे विकेट पे। सीनियर तो आप थी ना? हाँ, लेकिन मैंने मतलब उसको बोला, मैंने कहा दीप्ति रन भागना है, तो उसको ऐसा लगा होगा कि नहीं शायद मेरे ऊपर प्रेशर ना आ जाए, हाँ। तो वो रन नहीं भागी वो। लेकिन नेक्स्ट बॉल पे उसी ने शॉट मार दिया, फिर वो आउट हो गई। ओह। शायद मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे मैं अगर उसको बोलती कि नहीं तू रुक जा, मैं मारूंगी, मैं मार दूंगी, क्योंकि बैटर पे इतना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जितना बॉलर पे नहीं होता। मुझे लगा कि वहां पे थोड़ा तालमेल में कमी रहेगी हम लोग के, और हमने प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। बैक टू बैक हमें कुछ 38 रन चाहिए थे 42 बॉल्स में। रन इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो प्रेशर की वजह से हमने बहुत ज्यादा विकेट दे दिया। एक बेटी काउंट्री कर रही थी, एक बेटी खेल रही थी आगरा की। उस टाइम पे कैसा महसूस हुआ दोनों को, आपको? देखिए, जब हम कमेंट्री करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हम खुद खेल रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो फीलिंग्स जुड़ी रहती है। 2017 के वर्ल्ड कप में जब हम हारे थे तो ये लग रहा था कि नहीं भाई कैसे भी करके ये ट्रॉफी हम उठा लें। ये वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी रहती है ना, उसको उठाना, आप समझ लीजिए बॉयज भी सोचते होंगे कि नहीं भैया हमें ट्रॉफी उठानी। गर्ल्स जो इतने टाइम से खेलते आ रहे, 2005 में भी हम फाइनल्स में पहुंचे, 2017 में हम पहुंचे, और ये 2025 में अगर हम फाइनल में पहुंच रहे थे तो ट्रॉफी हमें उठानी थी, क्योंकि हर बार हार हार के थक गई थी। हमारी लड़कियां भी थक गई थी कि नहीं भाई बस हो गया, अब हमें जीतना ही है। और मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप में सारा सिनेरियो तब चेंज हुआ जब हमने सेमीफाइनल में हम पहुंचे। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ही मुझे लग गया था कि अब हम सेमीफाइनल में नहीं, हम सीधे फाइनल जीतेंगे, ट्रॉफी उठाएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका के साथ कुछ, मान लीजिए कि उनका अनलकी है वो लोग कि फाइनल नहीं जीत हाँ, पाते। मेंस का भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वो रहता है रोल। पूनम, आगरा से आपने खेल की शुरुआत की थी, उस टाइम पर तो बहुत सारी फैसिलिटी भी नहीं थी और विकेट भी नहीं थे जो थे, तो और एक साथ सीधा लंदन जाके इंग्लैंड खेलना जाके, वो कैसा अनुभव था आपका? आगरा में तो वो विकेट्स नहीं थे और फिर आपको सीधा लॉर्ड्स में खेलना पड़ा। वहां पे तो आप ही समझ लीजिए जैसे बोलते हैं ना सीमेंट विकेट, पाटा विकेट, तो एक लेग स्पिनर ही है जो किसी भी विकेट पे घुमा सकता है। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं वहां जाके घुमा दूंगी सारी बॉल। और मैंने वहीं पे जाके अट्टा पट्टू को आउट किया था, वो मेरा पहला गूगली था। उसके बाद मैंने उस मैच में 3 या 4 लेफ्टी थे, सबको मैंने गूगली डाली। तो मिताली दी मेरी तरफ देख रहे, सब मेरे को ही देख रहे कि आज पूनम को क्या हो गया, पता नहीं कौन सी बॉलिंग कर रही है। फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैंने गूगली का मतलब सीखी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो कमिता शर्मा है जो अभी सिलेक्टर है, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, अगर आपकी बहुत ज्यादा मार पड़ रही हो ना, तो आपको जो आपने नया सीखा वो आप वो डाल दो, गूगली फेंक दो। तो मैंने गूगली डाल दी। मैंने कहा देखती हूँ एक छक्का और मार देगी, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने बॉल डाला, वो बोल्ड ही हो गई। मैंने कहा अब कोई भी आ जाओ, सबको बोल्ड कर दूंगी, अब गूगली चलेगी। अब गूगली चलेगी। गूगली की शुरुआत कहाँ से की? गूगली कैसे सीखी आप? गूगली का ऐसे ही लड़के करते रहते तो मैं पीछे से देखती रहती थी। मैंने कहा यार ये ऐसे कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से हाथ लाना है, अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं सीखती कि नहीं भाई गूगली ऐसे करना है, यहाँ से हाथ आएगा।
फिर जो लड़का था उसको ही नहीं पता चला कि मैंने उससे ही सीखा। वो मुझसे कह भी रहा था कि दीदी आप तो बहुत अच्छा करो, मुझे भी बताओ। मैंने कहा भाई तेरे को ही देख के सीखा है, लेकिन मैंने उस पर वर्क करा अलग से, टप्पा लगा के नहीं, मुझे यहाँ से टर्न करना है गूगली। तो अब कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, और एज अ लेग स्पिनर तो मुझे लगता है 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर लेग स्पिन सीखने के लिए। पूनम अब इंटरनेशनल प्लेयर है, स्टार भी हैं, लेकिन यहाँ तक स्टार बनने में किस किस की भूमिका और कितनी किसकी भूमिका रही? देखिए, भूमिका बहुत सारे लोगों की रही है। मैं अभी हाल फिलहाल मैंने अभी छोड़ दिया होता 2 साल पहले। अजय भैया है, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया, क्योंकि मैं टीम से बाहर हुई थी 2022 में, तो पूरे टूर में मैं थी, लेकिन मेरे को बोला गया कि पूनम आप मतलब 5 वनडे थे और 3 T20 थे उसमें, तो मुझे एक भी मैच नहीं खिलाया था। तो मुझे लगा कि यार किस बेस से बाहर कर दिया। तो मैं बाहर हुई तो मेरे को इतना वो नहीं हुआ कि चलो ठीक है बाहर हो गई, लेकिन उसके बाद फिर टीम में भी नहीं रखा, दोबारा से टीम बनी। तो मुझे बस इस चीज का ये था कि मुझे बाहर क्यों कर दिया गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। तो फिर अजय भैया मेरे घर पे आए, उनके भैया हैं वो भी आए, उन्होंने बहुत देर बात करी, करीबन 2 घंटे बात की होगी, बहुत समझाया कि नहीं अभी मत छोड़ो, आप बहुत फिट हो, सारी चीजें हैं। उनके कहने पे अभी भी मतलब मैं 2 साल खेल ली, अब देखो शायद 1 साल और खेल फिर छोड़ दूंगी। अब तो अच्छा कर रही है ना, अब तो घरेलू क्रिकेट में बहुत शानदार कर रही हैं, तो कहाँ कमी है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या उम्मीद है, अभी अभी उम्मीद है कि? देखिए, उम्मीद तो भगवान ने जो लिख दिया उसके आगे तो अब किसी की नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आप शेफाली का केस ले लेंगे कि कहीं पे भी नहीं थी सिनेरियो में, हाँ, जो पहले शेफाली। सिलेक्टर थे उन्होंने उसको सिलेक्ट नहीं करा था, लेकिन अभी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई थी। चाहते अगर पहले वाला सिलेक्शन कमेटी होती तो शायद शेफाली वर्मा नहीं आती, फाइनल्स में नहीं होती, ट्रॉफी भी शायद हमारी नहीं होती, क्योंकि जो उसने विकेट दिलवाए इनिशियली और जो उसने बैटिंग करी, जो गॉड्स प्लान है उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मुझे लगता है कि मैंने परफॉर्म किया 2 साल, अभी भी मेरे वेस्ट जोन जो सबसे बढ़िया टीम है हमारे पूरे इंडिया में, जो आप मान लीजिए, तो उसमें स्मृति के बैक टू बैक विकेट लेना, फिर जेमी का विकेट लेना, अच्छी जो प्लेयर्स थे, तो उनके अगेंस्ट ही मतलब एक मैच में 6 विकेट, एक मैच में 7 विकेट, एक में 4 विकेट। जब मैं इतनी बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट इतने विकेट ले रही हूँ, मेरे हाईएस्ट विकेट है, सारी चीजें हैं, और फिर वहां कहीं ना कहीं अगर आपको नजरअंदाज भी करते तो फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं, करना ना करना आपके हाथ में है। खुशी मिलती कि नहीं भाई हमने अच्छा करा, सेल्फ एक आपको वो रहता है कि नहीं यार हमें अपने दिल से खुशी होनी चाहिए। कोई भी बॉलर होता है उससे बॉल अच्छा निकल रहा होगा ना, चाहे भले ही वो कहीं भी नहीं हो, तो सोचेगा नहीं यार मेरे बॉल अच्छा निकल रहा है। 2018 में आपको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया था, ठीक है, वो पल कैसा था और सबसे पहले खबर कहाँ से मिली आपको? आप आगरा में थी शायद? हाँ, आगरा में थी मैं। अर्जुन अवार्ड के लिए तो मैंने खैर कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे हेमलता काला मैडम है तो आप ही समझ लीजिए मेंटोर की तरह है, मेंटोर जी, और दोस्त भी बहुत ज्यादा मेरे रहे हैं हमेशा, तो सारी चीजों को मैंने डिसीजन उनसे हमेशा मांगे हैं। और मनोज भैया हैं वो भी कोच रहे हैं मेरे, तो उन लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को हमेशा। तो जब अवार्ड की मेरे को फोन आया तो शायद मेरे को कॉल आया, फिर मैंने बोला मम्मी अर्जुन अवार्ड मेरे को हो गया। मैंने कहा यार ये अर्जुन अवार्ड होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मेरे साथ पहली बार हुई, जैसे आईसीसी वर्ल्ड 11 में नाम आना, वो भी मुझे नहीं पता था। मेरे को कॉल आया कि पूनम आपका आईसीसी की वर्ल्ड 11 टीम में हो गया है, आपको पता आपको क्या करना है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है। तो अभी तक जितने मैंने T20 खेले थे मेरा सब में वर्ल्ड 11 के उसमें नाम था। तो लेकिन जब अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ तो उनकी बहुत बड़ा अचीवमेंट था, समझ में नहीं आता रिएक्ट कैसे करूं। तो आप पहली यूपी से शायद मुझे लगता पहली वुमेन्स थी जिसका सिलेक्शन हुआ था ये, ठीक है, और उस दौरान पीएम मोदी से ही मुलाकात हुई थी आपकी? वो तो वर्ल्ड कप के बाद ही हुई थी हमारी। हाँ, तो क्या बात हुई थी उसमें? कुछ उन्होंने कुछ कमेंट्स भी किया था आपके? नहीं, कुछ कमेंट नहीं करा था। एक तो हम उधर गए थे तो उन्होंने बोला कि एक बॉक्सर थी, तो शायद मुझे लगा उन्होंने मुझे बॉक्सर समझ लिया था, तो बोल रहे अरे आप घुसा मार लेते। मैंने कहा सर मैं नहीं हूँ बॉक्सर, मैंने कहा मैं नहीं मारती हूँ, मैंने कहा मैं क्रिकेटर हूँ सर, वो दूसरी लड़की है, क्योंकि वो भी हाइट में छोटी थी, तो शायद दोनों को शायद उनका सही से उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं करा, तो मेरे को बोलते आप घुसा मार लेते। मैंने कहा सर मैं नहीं मारती हूँ घुसा, मैं बॉलिंग करती हूँ सर, मैं क्रिकेटर हूँ। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें याद रहती है। और जब उनसे मैंने हाथ भी मिलाया था तब भी कह रहे थे आप लेग स्पिनर हो, बॉल आप कर लेते हो लेग स्पिन? मैंने कहा सर कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। तो ये सब सारी चीजें कि वहां पे गए तो बस ट्रॉफी नहीं थी उस टाइम पे। अब इस बार हरमनप्रीत कौर गई तो उन्होंने यही बात बोली कि सर हम लास्ट टाइम आए थे तो हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन आपने हम आए यहाँ पे, आपने हमारा सम्मान किया, बहुत बड़ी बात है, इस बार हम ट्रॉफी के साथ आए हैं। पूनम, नहीं लगता कि हेमलता काला भी अर्जुन अवार्ड के लिए
फिट थी या हकदार थी उसके लिए, उन्हें बिल्कुल मिलना थी। चाहिए था? आप यूपी से अगर आप नाम बोलेंगे तो सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से तो हेमलता काला का बनता है। और आज के टाइम पे जो आगरा में जितने भी लड़कियां हैं, सारा क्रेडिट मुझे लगता है उन्हीं को जाता है। अगर मैं भी इस लेवल पे हूँ, यहाँ पे खेल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि अम, एक अच्छी राह दिखाना, सही पाथ पे जाना, बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप एक बड़ा वे लो, मेहनत करो। मुझे याद है एक बार मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरा ऑफिस भी था, तो मैं बस 2 ही टाइम प्रैक्टिस कर रही थी। तो उन्होंने मुझे छोटे बच्चों के सामने डांटा कि पूनम, बस 2 ही टाइम प्रैक्टिस करोगे, बस हो गया आपका, इंडिया टीम में आ गए बस। तो मैंने कहा 2 टाइम ऑफिस है, तो सुबह कर रही थी और लंच के बाद फिर ऑफिस के हम्म। बाद फिर कर रही थी। बोला नहीं पूनम, आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको टीम इंडिया में बने रहना है। लेकिन मुझे उस टाइम पे बुरा लगा कि नहीं यार, 3 इतने छोटे बच्चों को सामने डांट दिया, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। और सबसे ज्यादा गालियां भी मैं ही खाती थी यूपी टीम में। तो सबसे बड़े चीज है कि हेमलता काला मैडम कोच थे उस टाइम पे, नीतू डेविड कोच थे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान डांटता उसी को जिससे प्यार से। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हम्म। होती है कि नहीं, ये प्लेयर में क्वालिटी है, ये कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है शायद उन लोगों ने देखा होगा कि यही लड़की है, शायद इंडिया खेल सकती है, तो अगर हम इसको डांट भी रहे हैं तो इसके भले के लिए डांट रहे हैं। तो और आपने जैसा बोला कि अवार्ड के हकदार तो आप कह लीजिए सबसे पहले हेमलता काला का बनना चाहिए। और मुझे लगता है वो जो जो बच्चों को निकालते हैं, वो कौन सा द्रोणाचार्य अवार्ड होता है शायद, जी जी। तो मुझे लगता है शायद अगर उसके लिए अगर नाम जाए तो और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि दीप्ति शर्मा, मैं और हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं हम्म। जो यूपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी जी हब बोल सकते हैं, अभी आगरा हब हो चुका है लड़कियों का, जी। क्योंकि जिस तरीके से आप यूपी टीम में देखेंगे ना, कम से कम 15 लड़कियां यूपी टीम में हैं। कुछ अंडर 19 में, कुछ अंडर 15 में। तो मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट उनको जाता है। आपने कहा कि आगरा हब हो गया क्रिकेट का, और खासकर गर्ल्स के लिए, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं आ पा रही है, जबकि इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स दे रही है आगरा। तो क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक गर्ल्स के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए। और दूसरी बात, एक इंटरनेशनल ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि आगरा से मैं हो गई, दीप्ति हो गई, दीपक चार हो गया, और राहुल चार हो गया, तो ये सारे इंडिया प्लेयर्स हैं। और अभी ध्रुव जुरैल, 5-5 प्लेयर हैं। और 5 आपके प्लेयर्स है। अगर आगरा में अगर ग्राउंड नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, कि मुझे लगता है एक ग्राउंड होना चाहिए, इंटरनेशनल ग्राउंड। हम्म। अच्छा पूनम, ये बताएं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो फिजिकली फिट कौन है? ये आपने क्वेश्चन बहुत सा मेरे को थोड़ा वैसा पूछा है, लेकिन फिटनेस के बारे में अगर आप बात करेंगे हाँ। तो उसके बराबर हमारे अभी अभी थोड़ा सा मुझे लगता है 10% हम थोड़ा सा पीछे हैं, वरना हम लोग भी अभी उन्हीं के बराबर है। अगर आप देखेंगे लोग फिटनेस, अगर आप मैं बोलूँ नहीं ये मोटा इंसान है, ये भाग नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो मोटे हैं वो भी भाग रहे हैं, जो पतले हैं वो भी भाग रहे हैं। मैटर करता है कि आपकी स्किल कैसी है। हम्म। अगर आप मोटे हैं तो हम सोच सकते हैं वेट ही उठाने वाला मोटा थोड़ी ना होगा। ये भी बोल सकते हैं कि नहीं भाई पतला है तो ये तेज ही भागेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। आप स्किल में कितने अच्छे हैं ये मैटर करता है, पहली बात। और जो आपने बोला फिटनेस में मुझे लगता है कि बस 1% का अभी मुझे लगता है पीछे है, वरना सीईओ है जो अभी बेंगलोर में नया खुला है एनसीए की जगह पे, तो वहां पे 3 ग्राउंड्स हैं, वहां पे फिटनेस पे अलग से वर्क किया जा रहा है पर्टिकुलरली। और अलग अलग से एक एक प्लेयर पे ध्यान दिया जाता है। 3-3 ग्राउंड है। मैं अभी कोर्स के लिए गई थी वहां पे सीईओ में, तो मुझे लगता है वहां पे जो फैसिलिटीज है ना, अगर आप वहां पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन कंट्री में चले गए, क्योंकि जिस तरीके का लश ग्राउंड जो आपको मिलता है, विकेट सीमेंट विकेट है वहां पे, क्योंकि वैसे ही विकेट आपको फॉरेन में मिलने वाले हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, क्योंकि वहां पे जो विकेट होते हैं वो थोड़ा सा पाटा विकेट रहते हैं। आप वहां पे इजीली रन बना सकते हो। बॉलर्स के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम मार्जिन हो गया है। कम मार्जिन हो गया। हाँ, अब तो बॉलर बहुत पिट रहे हैं। क्योंकि आपने बाउंड्रीज भी छोटी कर दी है, बैट हाँ। इतने अच्छे हैं, विकेट इतने अच्छे हैं, और हमारे गर्ल्स में 4 ही फील्डर बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी सारी चीजें वो सारे बॉलर के पास ही चलेगी। नहीं भाई, अब तुम फिर पिसो, अगर तुमने थोड़ी सी भी, एक जो बोलते हैं ना मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह गया है बॉलर्स के पास। स्पिनर, जो लेग स्पिनर होता है, उसके फिंगर्स कैसे होते हैं? थोड़ा सा एक्शन करके हमें बताएं, क्या कैसे बॉल करता है? बॉल बॉल तो नहीं है हमारे पास, मैं ऐसे लेकिन बता सकती हूँ कि ये जो 2 फिंगर होते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हाँ। ये ऊपर सीम के रहता है और इधर थोड़ा गैप रहता है। रिंग फिंगर से हम लोग स्पिन कराते हैं, और बेसिकली रिस्ट से भी स्पिन कराते हैं और फिंगर से भी स्पिन कराते हैं। रोल दोनों का रहता है। बहुत सारे बॉलर होते हैं जो फिंगर से स्पिन करते हैं, बहुत सारे बॉलर होते हैं जो रिस्ट से स्पिन करते हैं। बस इतना ही है। और सबसे डिफिकल्ट होता है कि इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होती। ये उंगली जो है इसमें बहुत कम जान होती है,
इंडेक्स फिंगर में ज्यादा जान होती है, मिडिल फिंगर में जान होती है, लेकिन इसमें जान कम होती है। तो मेरे को तो सब लोग बोलते थे तेरा हाथ इतना छोटा है, बॉल कैसे पकड़ती है? तो मैंने कहा भाई अब कर रही हूँ, जो भी है, बॉल तो छोटी नहीं करवा सकते अभी। अच्छा पूनम, आपने कहा कि मैं संन्यास लेने की सोच रही हूँ। अभी तो आप खेलेंगी, हमें लगता हो खेलेंगी आप, लेकिन मान लीजिए आप संन्यास ले लेती हैं या लेंगी आगे जाके, उसके बाद फ्यूचर क्या देखती हैं? कमेंट्री या एम्पायरिंग या कोच? एम्पायरिंग तो नहीं, ऑब्वियसली, मतलब एम्पायरिंग मुझे पसंद ही नहीं है। खैर, कोई करता भी था तो मैं सोचती थी यार कितना डिफिकल्ट है, हम चिल्ला रहे हैं हाउ इज दैट, और आउट नहीं दे रहा, कितनी गालियां पड़ती होंगी। मैंने कहा नहीं, वो काम नहीं करना। और देखो, काम आप कोई भी कर लो, गालियां पड़नी है। चाहे आप एज अ कोच आप बन जाओ, चाहे आप सिलेक्टर बन जाओ, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको कभी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये मैंने अभी तक नोटिस कर लिया है अपना इतना कैरियर में। तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोच बनूं, और कमेंट्री मैंने साइड बाय साइड रखा हुआ है। कमेंट्री भी पसंद अभी आने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि इतना मुझे बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना कि आप किसी चीज में पारंगत हो जाते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं उससे। तो अभी जब वर्ल्ड कप की कमेंट्री करी, WPL की कमेंट्री करी, तो अगर उसमें मैं रहूंगी तो शायद उसमें और अच्छे से हाथ साफ हो जाए, चीजें करने लग जाऊं और अच्छा। तो अभी तो नहीं पता हाल फिलहाल क्या करूंगी, सिलेक्टर बनने वाली हूँ या कोच बनने वाली हूँ या कमेंट्री करने वाली हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। अच्छा तो लगता हो ना कि ये मुझे मेरा फेवरेट क्या है उसमें? देखिए, पढ़ाई कोचिंग में करनी पड़ रही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोचिंग में आपको जाना है, तो जैसे हम लोग को, इंडियन प्लेयर को कुछ मैचेस का, और इंडिया प्लेयर है तो आपको एग्जाम्प्ट होता है लेवल 1, तो लेवल 2 करना होता है सीधे, उसमें बहुत पढ़ाइयाँ होती हैं। तो हमसे पूछा जा रहा था कि बायोमैकेनिक बताइए। मैंने कहा सर हमें बायोमैकेनिक पता होती तो हम क्रिकेट थोड़ी ना खेलते। तो ये सारी चीजें, तो बस ये कि पढ़ाई इतनी पसंद नहीं है तो कोचिंग में। लेकिन अगर आप अगर ये लोग क्वालिटी देखते हैं कि आप में क्वालिटीज क्या हैं, आप ज्यादातर बाय बुक ना जाके आप प्लेयर की क्वालिटी देखेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को कोच बनाना है तो बाय बुक मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा पढ़ाई में, लेकिन एज अ कोच नहीं पता कि कौन कैसा हो सकता है। इन फ्यूचर बहुत सारे प्लेयर्स को देखा जा रहा है कि जो रिटायरमेंट के बाद कोचिंग्स अपनी अपनी स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या पूनम यादव का भी ये प्लान है आगे जाके? आगरा में ही रहेंगी या आगरा से बाहर जाके बच्चों को सिखाएंगी? मुझे खुद नहीं पता, मैंने आपको बोला कि मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रखा, लेकिन हाँ लेवल 2 का मैंने अप्लाई करा हुआ है। अगर वो कर लेती हूँ तो जाहिर सी बात है कि एक दो, मतलब अगले साल या 1.5 साल बाद मुझे कोई टीम ले ले, या यूपी कोई कोचिंग कर रही हूँ, या सिलेक्शन कमेटी में भी आ सकती हूँ, यूपी के पैनल। या अपनी भी शुरू कर सकते हैं हाँ, एकेडमी? मतलब कुछ भी, मतलब मुझे नहीं पता कि अभी क्या प्लान है मेरे, अभी आगे के फ्यूचर के प्लान मैंने अभी कुछ सोचा नहीं हुआ है ज्यादा, जैसे चल रहा है अभी चलने दो रही हूँ। ESPN ने आपको छोटा जादूगर क्यों कहा था? मैंने तो इतना पढ़ा नहीं, क्योंकि जब 2017 के बाद इतने सारे लिख के आ रही थी चीजें, समझ में नहीं आ रहा था पढ़ना कौन सा है। क्योंकि जो मेरा फ्लाइट का ट्रेजेक्ट्री था वो शायद बहुत ही कम लेग स्पिनर के पास होता है, तो हो सकता है शायद उस चीज की वजह से। और सब लोग बोलते थे कि नहीं हाइट छोटी है, तो सब लोग बोलते फ्लाइट करती है, लेकिन फ्लाइट में हाइट की वजह से ही मेरा बॉल फ्लाइट जाता था। अगर आप वही देखेंगे अश्विन का, तो अश्विन का आर्म पोजीशन यहीं से आता है, ऊपर से आता है, तो उसका फ्लाइट का ट्रेजेक्टरी कम ही होगा। जैसे मेरा हाइट कम है तो मेरे को उसके बेनिफिट्स भी बहुत, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो जो मेरा फ्लाइट की ट्रेजेक्टरी वो ऐसे ही जाएगी। जब मैं फ्लैट भी करूंगी तो भी मेरा फ्लाइट की ट्रेजेक्टरी ऐसे जाएगी, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो उसका जो फायदे हैं मुझे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस लेवल पे बॉलर के आता नहीं है। आई लेवल से अगर थोड़ा सा भी नीचे होगा या ऊपर उसे होगा, बॉलर देख लेता ऊपर से, वहीं से। तो बहुत सारी, मेरे को उस चीज से बहुत सारे फायदे भी हैं, और वो नुकसान तो खैर अभी तक कुछ हुआ नहीं भगवान की दुआ से। अंतिम पड़ाव पे है कि 2025 का वर्ल्ड कप था, उसे आप थोड़ा सा डिफाइन करिए। आप मैदान पे ही थी आप। 2025 का अगर आप वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे ना शुरू से, तो क्योंकि हम लगातार 3 मैच हारे थे। इंडियन टीम को खुद होप्स नहीं थे कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन आप बोल सकते हैं कि लक, और जो इंडियन टीम के पास बैटर जो अभी आए हैं नए, अमनजोत कौर, ऋचा घोष, मतलब जिस तरीके के ये लोग प्लेयर है ना, वो चेंज गेम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। और दीप्ति शर्मा के पास अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब 150 विकेट है भाई, और क्या चाहिए किसी बॉलर को एक्सपीरियंस के लिए। सही बात। बैटिंग शुरू से कभी उसने ओपन किया है, आयरलैंड के अगेंस्ट उसने शायद 150 या 200 रन कुछ मारे थे, तो बतेरा उनके पास एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं थी इंडियन टीम के पास। लेकिन जो कोलैप्स हुए उनके 3 मैच में, मुझे लगा कि मैंने आपको बोला कि हार से बहुत कुछ सीखता है,
तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने हार से बहुत कुछ सीखा ना 3 मैचेस में, और न्यूजीलैंड ने वही मैच खेले नहीं। अगर वो मैच न्यूजीलैंड खेल लेता तो मे बी न्यूजीलैंड खेल रहा होता सेमीफाइनल, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं इंडियन टीम को ही जिताना चाह रही थी, इसीलिए हम सेमीफाइनल में पहुंचे। और जब सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उतार चढ़ाव अगर आप देखेंगे तो इंडियन टीम के सबसे ज्यादा थे। कोई भी चांस नहीं थे सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचे तो मैं तो वहीं पे बोल दिया था 100% चांस है कि ट्रॉफी अब इंडिया टीम उठाएगी। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है, बॉयज और गर्ल्स के हम दोनों की बात करें? अभी इस टाइम पे अगर हम उससे बात करेंगे तो इंडियन टीम में ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा, ये दो। बॉयज? बॉयज में मैं पहले तो सबसे ज्यादा धोनी को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी, क्योंकि सब बोलते हैं कि वो बहुत कूल रहते हैं और जो बोलते हैं ना कि काम रहते हैं, लेकिन खैर टीवी पे दिखता नहीं है, गुस्सा सबको ही आता है। जैसे हरमनप्रीत कौर के लिए बोलते हैं नहीं बहुत एग्रेसिव कप्तान है, क्योंकि वो शो ऑफ कर देते हैं, मतलब उनका पता चल जाता है कि अगर बॉलिंग अच्छी नहीं तो वो डांट देते थे सारी चीजें। वहीं पे मिताली राज को भी गुस्सा आता था, लेकिन वो कंट्रोल करते थे। बहुत सारे प्लेयर्स का अलग रहता है। मिताली राज दूसरी धोनी थी। हाँ हमें पता चल जाता था कि नहीं इनको गुस्सा आ रहा है, तो हम धीरे से बस उनकी आंखों से समझ जाते थे नहीं यार इनको गुस्सा आ रहा है, चुपचाप निकल जाओ। एक बार हमारा एक रेफरल गया था फाइनल्स में, तो प्लम था एलबी, लेकिन पूछ रही आउट है क्या, मैंने कहा अब इनको कन्विंस कैसे करूं कि दीदी आउट है। फिर जो कीपर थी उसने भी कन्विंस करा कि नहीं दीदी डीआरएस ले लो, आउट है। आउट था? हाँ आउट है। कभी किसी प्लेयर से सीखने को मिला, किसी ने कुछ एडवाइस किया, कोचिंग किया आपका कुछ? जैसे प्लेयर्स, बॉयज प्लेयर्स की हम बात करें तो बड़े प्लेयर्स की। प्लेयर्स में ऐसा ज्यादा मैंने किसी से बात तो नहीं करी है, लेकिन मेरे को इंजरी हुई थी जब 2020 वर्ल्ड कप खेलने से पहले मेरा मेटाकार्पल टूट गया था, तो मैं अवार्ड के लिए गई थी। तो मैंने कभी किसी ऐसे पर्सनली किसी बॉयज क्रिकेटर के साथ फोटो तो नहीं खिंचाया, लेकिन वो मेरे को मिले थे रास्ते में, विराट कोहली वगैरह, तो बोल रहे थे वर्ल्ड कप है आप कैसे खेलोगे, आपको तो ये टूटा हुआ है। मैंने कहा बस मैंने ऑपरेट करा लिया है, अब मुझे नहीं पता, अब मेरा अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं खेल लूंगी, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि उस टाइम पे सिलेक्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इंजरी थी और एक लेग स्पिनर मैं ही थी उस टाइम पे जो अच्छा कर रही थी। तो मैंने पहले ही मैच में 4 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि एक जो सपोर्ट जो होता है ना और जो आपकी मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है। पूनम, जब इंडिया टीम 2025 में जो वर्ल्ड कप खेल रही थी तो 3 मैच लगातार हारी, तो उस टाइम ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होगा तो आप फील कर सकती हैं कैसा रहा होगा। हो सकता है बातें तो आपके पास भी आई होंगी निकल करके, क्या रहा, क्योंकि आपके साथ ही कई प्लेयर्स हैं उसके अंदर। देखिए जो 3 मैच हारने के बाद मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है ना, अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे प्लेयर निकल के आते हैं। जब ब्लेम गेम चलते हैं तो प्लेयर शायद एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है वहां पे इंडियन टीम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, और सारे प्लेयर्स को बैक करा जा रहा था। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा था तो उसको ये नहीं बोला जा रहा था कि नहीं तू अच्छा क्यों नहीं कर रहा। मुझे लगता है वहां पे ये बातें चल रही थी कि नहीं अगर आज आपने अच्छा नहीं करा तो अगले दिन आप अच्छा करेंगे। क्योंकि मैंने सबके इंटरव्यूज सुने थे तो सबने यही बोला कि हमने किसी को ब्लेम नहीं करा, हमने हमेशा यही बोला, एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे। जैसे स्मृति ने बोला कि नहीं, जेमी जेमी ने मुझे बोला कि दीदी मेरे से हमेशा स्मृति ने बात की जब मैं नहीं चल रही थी। अरुंधति रेड्डी जिसने एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन वो सारे जो खेल रहे थे उनको सपोर्ट कर रही थी, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बेंच पे वेट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बाहर से भी मिल रहा था, सपोर्ट स्टाफ का, प्लस जो बेंच पे जो प्लेयर थे, मुझे लगता है उनका जो सपोर्ट जो रहता है ना, अगर मान लीजिए बाहर वाले ही हैं वही सोचे कि नहीं यार हार जाएंगे या हार जाएंगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है जो सपोर्ट रहता है ना, पूरी इंडिया टीम खेल रही थी, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि हम हार जाएंगे, बस ये था दिमाग में सबकी कि हमें सेमीफाइनल पहुंचना है। अच्छा, जेमिमा के खेल के बारे में अगर बात करें तो आप उससे कैसे देखती हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट में जो कई मौके मिले उन्हें? देखिए जेमी के बारे में अगर मैं बहुत बाय क्लोज, मतलब बहुत पास से मैंने उसको देखा है, बहुत जॉली नेचर की है, बहुत खुश मिजाज प्लेयर है, और एटमोसफेयर बहुत अच्छा रखती है। ऑन फील्ड जब रहती है, चार्ज रहती है, कोई भी बॉल होती है पूरी जी जान लगा देती है उसको रोकने में। तो वो जो फायर रहता है उसकी फील्डिंग में, मुझे लगता है वो स्प्रेड करती है पूरी टीम में। राधा है और जेमी है, हरमनप्रीत कौर है खुद, और आप स्मृति मंदाना को देखेंगे एज अ सीनियर प्लेयर वो बाउंड्री पे ही फील्डिंग करती है। लेकिन जेमी जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाती है ना ग्राउंड पे, वो सबसे बेहतरीन होता है कि आप किसी प्लेयर से अगर कैच छूट गया तो उसको बैक करना। कभी कभी अगर उनसे भी छूट जाता था तो वो ये नहीं सोचती थी कि नहीं मुझसे छूट गया, वो ये सोचते थे मुझे नेक्स्ट कैच कैसे पकड़ना है। तो सेम गलतियां मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने गलतियां करी थी उस मैच में, लेकिन जेमी ने उसका भरपूर फायदा उठाया, और जब उसको चांस मिला तो उन्होंने बोला था कि नहीं मैं बहुत गंदे फॉर्म से गुजर रही हूँ और मेरे से रन नहीं हो रहे थे, लोग मेरे को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो
मुझे नहीं लगता कि वो कोई गंदा फॉर्म था उसका। किसी भी प्लेयर का गंदा फॉर्म तब होता है जब आप मैच ही नहीं खेल रहे हो, तब आप शेल में चले जाते हो। लेकिन उसको 2 मैच खिलाए थे, उसने परफॉर्म नहीं करा, तब वो एक मैच में बाहर बैठी थी। फिर उन्होंने एक मैच खेला, तब उन्होंने थोड़े रन मारे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस्मत कह लीजिए, सारा जीजस ने पूरा साथ दिया उसका, क्योंकि कैचेस उनके बहुत सारे ड्रॉप हुए, जो इजी कैचेस थे वो भी ड्रॉप हो गए, एलबी की अपील हुई वो भी खारिज हो गई। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें उसके इर्द गिर्द थी। वो इंडिया टीम को ट्रॉफी उठानी थी, तो उस दिन मुझे लगता है साथ दे रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर की हम बात करें तो शॉट शॉट स्विच शॉट पे भी उन्होंने 6 जड़े दिए थे। फिबी लिचफील्ड की आप बात कर, मैं बताती हूँ, क्योंकि आज से 5 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे खेलने, तो वो ऑस्ट्रेलिया ए टीम में थी और हम लोग इंडिया की टीम थी, हमारी मेन टीम। तो उन्होंने हमारी बहुत मार लगाई थी, उसमें वो फिबी लिचफील्ड थी, लेकिन वो मेन टीम में नहीं थी। तो मैंने हैरी दी को यही पूछा, मैंने कहा दीदी ये मेन टीम में है क्या, हमने इसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बोला ये मेन टीम के प्लेयर ही नहीं है सारे। फिर मुझे किसी ने बताया कि वो अपने आप ही नॉकिंग करती है, जैसे बॉल ऐसे ड्रॉप किया, चिन के पास रखा और अपने आप ही रिवर्स स्विप मारेगी, स्विच हिट करेगी। जैसे हम लोगों को लगता नहीं कोई बॉल डाल दो तब हम नॉकिंग करेंगे, तो मुझे लगता है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि प्लेयर को कोई प्लेयर चाहिए ही नहीं नॉकिंग के लिए, कोच भी नहीं चाहिए, अपने आप ही वो नॉकिंग कर लेगी, अपने आप ही मार लेगी। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। मुझे लगता है आम में तो पावर खैर ऑस्ट्रेलियंस के पास रहती है। टाइमिंग मुझे लगता है स्विच हिट में आपके पास टाइमिंग और थोड़ा सा प्री प्लान शॉट होता है वो, कि नहीं मुझे बॉलर यहाँ डालने वाला है तो मैं इसको ऐसे मार दूंगी। नए प्लेयर्स के लिए क्या कहेंगे, आपका क्या मैसेज है फॉर गर्ल्स फॉर नए आने तो वाले नए players? प्लेयर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब क्रिकेट में ही नहीं, सारे फील्ड में अगर आप देख लीजिए, अभी ब्लाइंड क्रिकेट भी हुआ है, उसमें भी फीमेंस जीती हैं, जीती हैं। मेडल लेके आई हैं। और अभी हॉकी का भी नहीं, कबड्डी का जो हुआ है उसमें भी मेडल लाई हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाला टाइम शायद लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे, पेरेंट्स सोचते थे कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो खेलने के लिए 2017 के बाद भी थोड़ा सा जागरूक हुए कि नहीं हमें भेजना है, अपने बच्चों को खिलाना है, लड़कियों को। लेकिन उस तरीके से, पूरी तरीके से नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है अब ये 2025 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बाद ये लड़कियां जो कबड्डी में भी जीती हैं, ब्लाइंड वाले भी जीते हैं, मुझे लगता है भी अभी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे मुकाम पे अभी जो कह सकते हैं आप, लड़कियों का अलग फ्रेम होने वाला है। यही वजह कि हेमलता काला खेलती तब 1,000 मिलते थे। बिल्कुल। और फिर हम 17 में आप 2017 में हमें 51 लाख 51 लाख मिले, अब 51 करोड़, हो गए। तो बहुत डिफरेंस हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, हमारे शो में आई। तो ये थी पूनम यादव जो क्रिकेट की बारीकियों के बारे में बता रही थी, वर्ल्ड कप के बारे में बताया और कैसे हमारी इंडिया टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो मिलते हैं अगले नए किसी एपिसोड में नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।